नमस्कार। शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह राजकीय महाविद्यालय सवाई माधोपुर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल सीसी राज जीसी सवाई माधोपुर में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत। जैसा कि आप सबको विदित है कि बीएससी पार्ट प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए इससे पूर्व हम सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री से संबंधित 2 ई लेक्चर रिकॉर्ड करके प्रसारित कर चुके हैं। आज उसी के आगे तृतीय वीडियो सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का यहाँ पर हम प्रस्तुत कर रहे हैं। इस वीडियो में किसी क्रिस्टल की ज्यामितीय संरचना का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, इस संदर्भ में बातें आपको बताई गई हैं। इस वीडियो को समझने से पहले मैं समझता हूँ कि यदि छात्र इससे पूर्व दिए गए दोनों वीडियो को एक बार अध्ययन करें तो ज़्यादा अच्छा है, जिससे कि वो समझ पाए कि हाँ, किसी क्रिस्टल की संरचना क्या होती है, उससे संबंधित विभिन्न जो जानकारियाँ हैं जो कि इससे पूर्व के दोनों वीडियो में दिए हुए हैं, वो उनका एक बार वहाँ पर अध्ययन कर सकता है। आज हम यहाँ पर बात करेंगे किसी क्रिस्टलीय संरचना का निर्धारण करने के लिए एक्स-रे डिफ्रैक्शन मेथड्स। इससे पूर्व के वीडियो में हमने आपको ब्रेग समीकरण के बारे में बताया था कि किस प्रकार से ब्रेग ने एक्स-रे का उपयोग करके ब्रेग समीकरण का विवेचन किया था। एन लेमड़ा बराबर 2d साइन थीटा। यहाँ ये व्यक्त किया गया है कि यदि किसी क्रिस्टल के 2 क्रमागत तल यदि हैं और उन दोनों तलों पर एक्स-रे किरण यदि डाली जाती है और वहाँ से वे डिफ्रैक्ट होती हैं, तो वह एक निश्चित एंगल पर उच्चतम तीव्रताएं दर्शाती हैं। वो उच्चतम तीव्रता तभी दर्शाएगी जबकि वहाँ पर एक संपोषी व्यतिकरण की घटना होगी, और वो संपोषी व्यतिकरण की घटना एक निश्चित कोण पर होती है जिसे कि हम ग्लांसिंग एंगल का यहाँ पर नाम देते हैं। उस एंगल से संबंधित जो अंतरतलीय दूरी है, उस अंतरतलीय दूरी को ज्ञात करके ही हम किसी क्रिस्टलीय संरचना का निर्धारण कर सकते हैं। यह एक सामान्य रूपरेखा है किसी स्पेक्ट्रोमीटर की, एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर की, जिसमें एक्सरे ट्यूब के द्वारा हम एक्स किरणें निकाली जाती हैं और एक्स किरणें लेड स्क्रीन से, या यूँ कहें हम कोई एक स्लिट है उस माध्यम से कंसंट्रेट होकर के क्रिस्टल पर गिर डाली जाती हैं और वे वहाँ से विवर्तित होकर के एक फोटोग्राफिक फिल्म पर उनका हम पैटर्न को लेते हैं। उस पैटर्न का अध्ययन करके हम उस क्रिस्टल की जो संरचना है या ज्यामिति है उसका अध्ययन हम करते हैं। इसे इस प्रकार रूप से भी समझ सकते हैं कि एक इंसिडेंट बीम यानी कि वही एक्सरे बीम है जो क्रिस्टल पर गिर रही है, वो इस ग्लांसिंग एंगल पर उच्चतम तीव्रता वाले विकिरण परावर्तित हो या डिफ्रैक्ट होकर के एक पैटर्न देती है यहाँ पर, और इसका अध्ययन हम यहाँ पर किया जाता है। मुख्य रूप से 4 प्रकार के एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड्स हैं जिन्हें कि हम काम में लेते हैं, जिसमें पहला है लाउवेज फोटोग्राफिक मेथड, जो 2 तरीके से अध्ययन में किया जाता है। एक तो ट्रांसमिशन मेथड के रूप में और एक दूसरा बेक रिफ्लेक्शन मेथड। दूसरा है ब्रेग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, जहाँ पर ब्रेग ने ही खुद का अपना एक एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर बताया था और उसके आधार पर संरचना का निर्धारण किया जाता है। तीसरा है रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड और चौथा है पाउडर मेथड। इन चारों प्रकार के मेथड में जो मुख्य रूप से क्रिस्टल किस प्रकार का लिया जाता है और उनका क्या उपयोग है, उसको यहाँ पर व्यक्त किया गया है। कि जैसे लाउवेज मेथड है, तो लाउवेज मेथड के अंदर हम एक सिंगल क्रिस्टल लेते हैं, तो रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड में भी हम सिंगल क्रिस्टल ही लेते हैं, लेकिन पाउडर मेथड में हम उसी क्रिस्टल को पाउडर्ड फॉर्म में काम में लेते हैं, तो वो पॉलीक्रिस्टल्स क्या हो जाता है। लाउवेज मेथड में हम किसी क्रिस्टल के अभिविन्यास यानी कि ओरिएंटेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है कि पॉलीक्रोमेटिक बीम यानी कि एक ही तरंग दैर्ध्य वाली विकिरण काम में नहीं लेते, वरन अलग अलग तरंग दैर्ध्यों वाली विकिरणें हम काम में लेते हैं, जो कि अलग अलग एंगल पर उस क्रिस्टल पर डाली जाती है। और रोटेटिंग क्रिस्टल में भी यहाँ पर हम वेरिएबल एंगल तो होंगे, लेकिन महत्वपूर्ण है कि मोनोक्रोमेटिक बीम होगी, यानी कि एक ही तरंग दैर्ध्य वाली विकिरण यानी कि एक्सरे काम में ली जाती है। इसी प्रकार से पाउडर में लेटिस पैरामीटर्स तो ज्ञात होंगे ही, यानी कि जो विभिन्न
डायमेंशंस हैं उसके, यानी कि ए बी सी जो तीनों भुजाएं हैं वो ज्ञात हो जाती है। साथ ही साथ वो जो वेरिएबल एंगल्स है जिनके के माध्यम से हम मोनोक्रोमेटिक बीम को डालते हैं वो हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं। तो ये तीनों जो टेक्निक्स हैं उनमें ये मुख्य अंतर है। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे यहाँ पर लाउवे सिंगल क्रिस्टल मेथड का। सिंगल क्रिस्टल मेथड, क्योंकि एक ही क्रिस्टल को हम यहाँ पर लेंगे। द लाउवेज मेथड इज मेनली यूज टू डिटरमाइन द ओरिएंटेशन ऑफ लार्ज सिंगल क्रिस्टल, यानी कि बड़ा एक क्रिस्टल लिया जाता है जिसके कि अभिविन्यास को हमें ज्ञात करना है। महत्वपूर्ण क्या है कि वाइट रेडिएशन। वाइट रेडिएशन क्यों? क्योंकि उसमें सभी प्रकार की तरंग दैर्ध्य वाली विकिरण होंगी। उसे डाला जाता है क्रिस्टल के पर, तो वो वहां से या तो रिफ्लेक्ट होंगी या ट्रांसमिटेड होंगी, क्योंकि लावेज मेथड दो तरीके से काम करता है, रिफ्लेक्शन मोड में और ट्रांसमिशन मोड में। तो दोनों तरीके से हमें यहाँ पर इसे देखना है। यानी कि एक स्टेशनरी सिंगल क्रिस्टल है जो फिक्स पोजीशन पर रखा हुआ है, वाइट रेडिएशन हम उस पर डालेंगे। हमें पता है कि जो महत्वपूर्ण है यहाँ पर वो वेवलेंथ है या वो एंगल है जिस पर कि उस विकिरण के गिरने से एक तीव्रता वाली विकिरण डिफ्रेक्ट हो। क्या महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण यह है कि जो सिंगल क्रिस्टल यहाँ रखा हुआ है वो सिंगल क्रिस्टल पर ये जो एक्स किरण आ रही है वो एक्स किरण की वो तरंगदैर्घ्य जो कि इस एंगल को सेटिस्फाई करे और एक उच्चतम तीव्रता देवे वाली डिफ्रेक्टेड रेडिएशन देवे, तो ही ये जो एक्सपेरिमेंट है वो ये काम करेगा। यानी कि यूं कहें कि तभी हमें ब्रेक रिफ्लेक्शन जो रेडिएशन है वो प्राप्त होगी। यहाँ ये बताया गया है कि कहाँ से हम कौन सी मेटल ऐसा लेवे जहाँ से कि एक्सरे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ इन्होंने टंगस्टन को लिया, बताया कि टंगस्टन को हम काम में ले सकते हैं, लेकिन वाइट रेडिएशन ही हमें यहाँ पर काम में लेनी है। जैसा कि आपको बताया कि लावेज मेथड दो तरीके से काम कर सकता है। पहला है ये बेक रिफ्लेक्शन मेथड। इस मेथड के अंदर जो फिल्म है, जो फोटोग्राफिक फिल्म है, ये फोटोग्राफिक फिल्म है, इज प्लेस्ड बिटवीन द एक्सरे, ये एक्सरेस एंड द क्रिस्टल, यानी कि एक्सरे सोर्स और क्रिस्टल के बीच में। एक्सरेज आई, यहाँ से पास होकर के इस क्रिस्टल पर गई, क्रिस्टल से यहाँ पर ये डिफ्रैक्टेड हुई। डिफ्रैक्टेड होने पर इस कोन का, इस डिफ्रैक्टेड रेडिएशंस की कोन का जो पार्ट है वो रिफ्लेक्ट होकर के इस फोटोग्राफिक फिल्म पर आया और यहाँ पर आकर के उसने स्पॉट्स जनरेट की है, ये स्पॉट्स जनरेट की है। तो ये बैक रिफ्लेक्शन मेथड है। और जो ट्रांसमिशन मेथड है, उस ट्रांसमिशन मेथड के अंदर क्रिस्टल, ये एक्सरेस क्रिस्टल पर गिरी और उसके बाद में फोटोग्राफिक फिल्म है। तो फोटोग्राफिक फिल्म ये है, तो ये कोन के तौर पर, यानी कि वन साइड ऑफ द कोन ऑफ लाव रिफ्लेक्शन इज डिफाइंड बाय द ट्रांसमिटेड बीम, यानी कि जो बीम्स जो हैं ये ट्रांसमिटेड हो रही हैं और वो कोन यहाँ पर बना रही है। यहाँ ये बताया गया है कि क्रिस्टल ओरिएंटेशन जो है वो हम उन स्पॉट्स की पोजीशन से डिटरमाइन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ईच स्पॉट कैन बी इंडेक्स्ड, या यूँ कहें कि हर स्पॉट को हम किसी एक पर्टिकुलर प्लेन को एट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी कि किसी पर्टिकुलर प्लेन के लिए निर्धारित कर सकते हैं कि हाँ ये उस प्लेन से आने वाला स्पॉट है, यूजिंग स्पेशल चार्ट्स। कौन से चार्ट? जैसे यहाँ बताया गया है कि ग्रेनिंजर चार्ट जो है वो ब्लैक बेक रिफ्लेक्शन पैटर्न में काम में लिया जाता है, तो जो लियोनहार्ड चार्ट है वो ट्रांसमिशन पैटर्न में काम में लिया जाता है। इन चार्ट्स में आपको विभिन्न प्रकार के इंडेक्स्ड स्पॉट्स बने हुए हैं जिनसे कि अलग अलग तलों से होने वाले जो स्पॉट्स हैं उनके बारे में बताया गया है। इस आधार पर हम ये पता लगा सकते हैं कि क्रिस्टल का ओरिएंटेशन क्या है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण है लाउ टेक्निक्स का कि इट कैन ऑल्सो बी यूज टू एक्सेस द क्रिस्टल परफेक्शन फ्रॉम द साइज एंड शेप ऑफ द स्पॉट्स, यानी कि स्पॉट की जो साइज और शेप है उससे हम उस क्रिस्टल की परफेक्शन का भी पता लगा सकते हैं। यदि किसी क्रिस्टल में बेंट है या ट्विस्टेड है, यानी कि घुमा हुआ है, तो वो जो स्पॉट होगा वो स्पॉट में भी विकृति होगी, या स्मीयर्ड आउट मतलब किसी एक तरफ से नुकीला होगा, यदि उसके अंदर किसी भी प्रकार की विकृति होगी।
तो जो लाउवेज क्रिस्टल मेथड है, सिंगल क्रिस्टल मेथड है, वहाँ पर हमें एक सिंगल क्रिस्टल को काम में लेना है, वाइट रेडिएशंस को हमें उसके ऊपर डालना है और उसे हम रिफ्लेक्शन मोड में या ट्रांसमिटेड मोड में हमें यहाँ पर उसके पैटर्न को रिकॉर्ड करना है फोटोग्राफिक प्लेट पर। वो कर्व्स बनाते हैं, ये कर्व्स बना रहे हैं और इन कर्व्स पर ये स्पॉट्स होंगे। ये स्पॉट्स उन्हीं कोणों पर उन्हीं विकिरणों द्वारा प्राप्त होंगे जिनसे कि वो यहाँ पर विवर्तित हो रहे हैं। इन स्पॉट्स के आधार पर हम ग्रेनिंजर मेथड या लियोनार्ड चार्ट की सहायता से हम उनका अध्ययन कर सकते हैं कि जो ओरिएंटेशन है उस क्रिस्टल का वो क्या है। साथ ही इन स्पॉट्स की विकृति से हम उस क्रिस्टल के परफेक्शन का भी पता लगा सकते हैं। सेकंड मेथड, ब्रिग्स स्पेक्ट्रोमीटर मेथड। यह ओरिजिनली ब्रिग के द्वारा ही काम में लिया गया था। इस स्पेक्ट्रोमीटर को हम देखें उससे पहले यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक एक्सरे विकिरण किसी एक्सरे ट्यूब से निकल करके इन दोनों स्लिट से आ रही है, जहाँ पर ये कंसंट्रेट होकर के हमारे इस क्रिस्टल पर पड़ रही है और इस क्रिस्टल को हम यहाँ अलग अलग कोणों पर भी हम यहाँ पर घुमा सकते हैं और ये एक गोलीय स्केल है जहाँ से हम इसका कोण प्राप्त कर सकते हैं। ये विवर्तित होकर के यहाँ पर ये डिटेक्शन चैम्बर जो कि आयोनाइजेशन चैम्बर के तौर पर काम करता है, यहाँ पर ये डाली जाती है। मुख्य रूप से ब्रेग स्पेक्ट्रोमीटर का जो कार्य है वो कार्य है उस एक्सरे जिसका कि यहाँ से विवर्तन यानी कि डिफ्रैक्शन होना है, उस एक्सरे की तरंगदैर्घ्य को ज्ञात करना। यह एक सिंपल ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर के तरह माना जाता है। यहाँ क्रमागत क्या प्रक्रिया है उसे आपको व्यक्त किया गया है। यहाँ लिखा है कि एक्सरेज फ्रॉम एन एक्सरे ट्यूब आर मेड टू पास थ्रू टू फाइन स्लिट्स S1 एंड S2, यानी कि S1 और S2 स्लिट्स के माध्यम से एक्सरे विकिरण को आने दिया जाता है, विच कॉल्यूमेट इट इनटू ए फाइन पेंसिल, यानी कि वो कंसंट्रेट होकर के एक फाइन पेंसिल जैसी निडल लाइक उसमें परिवर्तित हो जाती है। दिस फाइन एक्सरे बीम इज मेड टू फॉल अपॉन द क्रिस्टल C, यानी कि अब इस एक्सरे विकिरण को क्रिस्टल C जो कि यहाँ पे रखा हुआ है C, उस पर गिराया जाता है, माउंटेड ऑन द स्पेक्ट्रोमीटर टेबल। दिस टेबल इज केपेबल ऑफ रोटेशन, यानी कि वर्टिकल एक्सिस के थ्रू ये रोटेट कर सकती है, एंड इट्स रोटेशन कैन बी रीड ऑन ए सर्कुलर ग्रेजुएटेड स्केल S। ये स्केल S है, यहाँ पर स्केल S से हम यदि कोई भी रोटेशन लेते हैं तो उसके एंगल को हम पता लगा सकते हैं। उसके बाद जो रिफ्लेक्टेड बीम है वो स्लिट S3 S4 से एंटर होकर के आयोनाइजेशन चैम्बर में जाती है, आयोनाइजेशन चैम्बर में जाती है। द एक्सरे इज एंटरिंग द आयोनाइजेशन चैम्बर, जो एक्सरे आयोनाइजेशन चैम्बर में आती है वो वहाँ पर उपस्थित गैस को आयोनाइज करती है और उस आयोनाइजेशन से किसी करंट का फ्लो होता है between the electrodes and the current can be measured by the galvanometer G. The ionization current is a measure of the intensity of the X-ray reflected by the crystal, यानी कि किसी क्रिस्टल के द्वारा जितनी तीव्रता से एक्सरे विकिरण को रिफ्लेक्ट किया गया है वो सीधे सीधे ही उसके आयोनाइजेशन करंट को व्यक्त करता है, यानी कि जितना अधिक आयोनाइजेशन करंट है उतना ही अधिक उस रिफ्लेक्टेड एक्स किरण की तीव्रता होती है। इस आयोनाइजेशन करंट को आयोनाइजेशन चैम्बर में ज्ञात कर लिया जाता है और अलग अलग एंगल पर, जैसे कि आपको बताया कि वहाँ पर जो क्रिस्टल रखा हुआ है उसको हम घुमा सकते हैं अलग अलग एंगल पर, तो अलग अलग एंगल पर प्राप्त होने वाली तीव्रताओं को नोट कर लिया जाता है और एक ग्राफ, ये जो एंगल है थीटा जिसे कि ग्लांसिंग एंगल कहते हैं, तो इस ग्लांसिंग एंगल और आयोनाइजेशन करंट के बीच में ग्राफ खींच लिया जाता है। इस ग्राफ को यहाँ पर व्यक्त किया गया है कि आयोनाइजेशन करंट है ये और ग्लांसिंग एंगल है। किसी निश्चित ग्लांसिंग एंगल के लिए आयोनाइजेशन करंट इंक्रीज्ड, आयोनाइजेशन करंट एकदम से बढ़ जाती है। तो जो प्रथम पीक है वो करस्पॉन्ड्स टू फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड इज फॉर सेकंड ऑर्डर, थर्ड इज फॉर थर्ड ऑर्डर एंड सो ऑन। फ्रॉम द ग्राफ द ग्लांसिंग एंगल फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन कैन बी मेजर्ड, यानी कि जो ग्लांसिंग एंगल है उसे हम आसानी से ज्ञात यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस एंगल थीटा और स्पेसिंग d के माध्यम से हम आने वाली जो एक्सरे है उसकी तरंगदैर्घ्य को निर्धारित कर सकते हैं और इस आधार पर क्रिस्टलीय संरचना का निर्धारण किया जा सकता है।
तीसरा मेथड है यहाँ पर रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड। रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड यानी कि नाम से ही व्यक्त है यहाँ पर कि ये जो क्रिस्टल अब यहाँ पर वो रोटेट करता रहेगा, लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर ये है कि ये अभी भी सिंगल क्रिस्टल मेथड ही है, यानी कि सिंगल क्रिस्टल इज माउंटेड विद एन एक्सिस नॉर्मल टू ए मोनोक्रोमेटिक एक्सरे बीम, यानी कि इस नॉर्मल पर यानी कि इस लेवल पर यदि एक्सरे बीम आ रही है तो उसी के पैरेलल यहाँ पर जो क्रिस्टल है सिंगल क्रिस्टल उसे हम माउंट कर देते हैं और उसके चारों तरफ एक सिलिंड्रिकल फिल्म को प्लेस कर देते हैं। जैसे ही क्रिस्टल रोटेट करता है उसमें उपस्थित जो विभिन्न लेटिस प्लेन्स हैं वो किसी न किसी पॉइंट पर यानी कि किसी न किसी एंगल पर ब्रेग इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे और हमें एक डिफ्रेक्टेड बीम इंटेंसिटी वाली नज़र आएगी जो एक पैटर्न उस फोटोग्राफिक फिल्म पर देगी। यानी कि एक्सरे बीम आई इस क्रिस्टल के किसी निश्चित तलों से यहाँ से वो होकर के इस फोटोग्राफिक फिल्म पर उसने अपना यहाँ पर पैटर्न दिया। जो लेटेस्ट कॉन्स्टेंट्स हैं यानी कि ए बी सी है या अल्फा बीटा गामा जो एंगल हैं वो इस विधि के द्वारा हम यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं किसी गिवन थीटा या डी एच स्केल। तो डी बराबर हम जानते ही हैं ए डिवाइडेड बाई अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो इस आधार पर हम यहाँ पर ये उनकी जो विभिन्न मानक है वो ज्ञात किए जा सकते हैं। बाय रिकॉर्डिंग द डिफ्रेक्शन पैटर्न यानी कि बोथ एंगल्स एंड इंटेंसिटी फॉर वेरियस क्रिस्टल ओरिएंटेशन वन कैन डिटरमाइन द शेप एंड साइज ऑफ यूनिट सेल, यानी कि शेप एंड साइज ऑफ यूनिट सेल एज वेल एज अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इनसाइड द सेल, यानी कि रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड के माध्यम से हम यूनिट सेल की शेप साइज के साथ साथ ही वहां उपस्थित होने वाले जो एटम्स हैं उनकी व्यवस्था को भी आसानी से निर्धारित कर सकते हैं। डिवाई शेरर पाउडर मेथड, यहां अब जो क्रिस्टल है वो न सिंगल क्रिस्टल है, न एक छोटा क्रिस्टल है, न बड़ा क्रिस्टल है, बल्कि अब यहाँ पर उस क्रिस्टल को हम पाउडर्ड फॉर्म के अंदर काम में लेते हैं, इसीलिए ये पाउडर मेथड भी कहलाता है। तो दिस इज एन रैपिड एनालिटिकल टेक्निक primarily used for phase identification of a crystalline material and can provide information on unit cell dimensions, यानी कि यूनिट सेल की जो डायमेंशंस हैं यानी कि क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के माध्यम से जो होने वाली जो डायमेंशंस हैं उन्हें हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इन अदर वर्ड ए सिंगल क्रिस्टल जो सिंगल क्रिस्टल मेथड है इज रिक्वायर्ड whose size is much larger than microscopic dimensions, जो माइक्रोस्कोपिक डायमेंशंस हमारे क्रिस्टल में होते हैं उनसे बहुत अधिक बड़ा हम यहाँ पर क्रिस्टल लेते हैं, जबकि पाउडर मेथड के अंदर केवल 1 मिलीग्राम तक का भी सफिशिएंट मैटर यहाँ पर आवश्यक होता है। जो मटेरियल है उससे फाइनली ग्राउंड किया जाता है यानी कि पीस लिया जाता है, होमोजेनाइज किया जाता है, बिल्कुल समांगी हो जाए वो तब तक उसे पीसा लिया जाता है। यह हमें पता ही है कि एक्सरे डिफ्रेक्शन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस की घटना पर आधारित होगा। इन एक्सरेज को हम कैथोड रे ट्यूब्स के माध्यम से जनरेट करते हैं, वहाँ से फिल्टर्ड होकर के वो मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन में कन्वर्ट होंगी। यहाँ महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि यहाँ पर हम मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन को काम में लेंगे, यानी कि एक ही तरंग दैर्ध्य वाले विकिरण को हम काम में लेंगे, उसे कंसंट्रेट किया जाता है और डायरेक्टेड टुवर्ड द सैंपल की ओर भेज लिया जाता है। हमें पता है कि फॉर एवरी सेट ऑफ क्रिस्टल प्लेन्स वन और मोर क्रिस्टल विल बी इन द करेक्ट ओरिएंटेशन टू गिव द करेक्ट ब्रेग एंगल टू सेटिस्फाई ब्रेग इक्वेशन, यानी कि ब्रेग इक्वेशन एन लेमडा बराबर 2d साइन थीटा को सेटिस्फाई करने के लिए उस पाउडर्ड क्रिस्टल में एक या एक से अधिक क्रिस्टलों के जो तल हैं वो उस प्रकार के सही विन्यास में अभिविन्यासित होंगे जहां से कि वो विवर्तित होकर के ब्रेग इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो ईच डिफ्रेक्शन लाइन इज मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल स्पॉट्स ईच फ्रॉम ए सेपरेट क्रिस्टल, यानी कि उस पाउडर क्रिस्टल में अलग अलग जो क्रिस्टल उपस्थित हैं उनके विभिन्न तलों से होने वाले जो डिफ्रेक्शन लाइंस हैं उसके अंदर एक ही स्पॉट ना होकर के बहुत सारे स्पॉट होंगे। वो स्पॉट इतने छोटे हैं कि वो हमें अपीयरेंस में एक कंटिन्यूस लाइन के तौर पर नजर आते हैं।
इसीलिए हर क्रिस्टल प्लेन जो है वो डिफ्रेक्शन करने में सक्षम है। इसीलिए ये कहा जाता है कि एवरी क्रिस्टल प्लेन इज एक्ट एज ए grating for diffraction pattern. The powdered sample generates the concentric cones of diffracted X-ray. यहाँ पर जो पैटर्न प्राप्त होता है हमें वो कॉन्सेंट्रिक कॉन्स के तौर पर प्राप्त होता है, यानी कि एक शंकु के आकार में पैटर्न प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि हम रैंडम ओरिएंटेशन ले रहे हैं सैंपल के। Hence, instead of the sample generating only single diffraction spot, it generates cones of diffracted X-rays. यानी कि हमें यहाँ पर एक डिफ्रैक्शन स्पॉट की जगह पर हमें यहाँ पर क्या मिलेंगे? कोन्स मिलेंगे with the points of all the cones at the sample. The powder diffracts the X-ray in accordance with Brake's law to produce cones of diffracted beam. These cones intersect a strip of photographic film located in the cylindrical camera to produce a characteristic set of arcs on the film. यानी कि जो पाउडर है उसके चारों ओर जो फोटोग्राफिक फिल्म स्थित की हुई है वो एक प्रकार के सिलेंड्रिकल व्यवस्था के अंदर रखी हुई है। वहां पर आकर के ये जो कोन्स हैं वो आर्क के रूप में हमें उस फिल्म में नज़र आते हैं। जब हम उस फिल्म को कैमरा से निकालते हैं, फ्लैट कर देते हैं और प्रोसेस करते हैं, तो हम वहाँ पे देखते हैं कि उसमें हमें डिफ्रैक्शन लाइंस, होल्स नज़र आते हैं। वो इस प्रकार से नज़र आते हैं। ये इस प्रकार से ये फोटोग्राफिक फिल्म है जिसको कि हमने यहाँ पर खोल करके दिखाया गया। एक्सरे बीम फिल्टर से होकर के गई यहाँ पे, और ये पाउडर्ड क्रिस्टल यहाँ पर रखा हुआ, और ये सिलेंड्रिकल कैमरा फिल्म है। ये पाउडर्ड क्रिस्टल मेथड के लिए डिवाइस शेयरर की डिवाइसेस हैं। ये एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट जो अभी आपको हमने बताया उस बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। When the geometry of the incident X-rays impinging the sample satisfy the Bragg equation, constructive interferences occur and a peak in intensity occur. वही साधारण फिनोमेनन यहाँ पर होनी है कि ब्रेग इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले एंगल पर यदि एक्स किरण आती है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस की घटना होगी और हमें डिफ्रेक्टेड जो रेडिएशन होगी वो उच्च तीव्रता वाली प्राप्त होगी। ए डिटेक्टर रिकॉर्ड्स and processes this X-ray signal and converts the signal to a count rate, which is then out to a device such as a printer or a computer monitor. तो इस प्रकार से हम डिवाइस शेयरर मेथड के माध्यम से इस थीटा को ज्ञात कर लेते हैं, जिसके माध्यम से हम यहाँ पर किसी क्रिस्टल की विभिन्न जो मानक हैं, पैरामीटर्स हैं, उन्हें हम ज्ञात कर लेते हैं। डिवाइस शेयरर मेथड के माध्यम से जो स्पॉट्स प्राप्त होते हैं, जो कोन्स प्राप्त होते हैं, वो इस प्रकार से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में 4 प्रकार की जो तकनीकें हैं, उन चारों प्रकार की तकनीकों का अध्ययन हमने यहाँ पर हम कर चुके हैं। अब उसके बाद प्रथम वर्ष के जो सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का जो चैप्टर है, उस चैप्टर में सामान्यतः राजस्थान की सभी विश्वविद्यालयों में सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर, पोटेशियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर और सीजियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी दे रखी है। उस बारे में यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, जैसे कि आप सभी को पता है कि सोडियम क्लोराइड की जो स्ट्रक्चर है वो साधारण घनीय संरचना मानी जाती है, लेकिन हमें पता है कि हम उसे बेस्ट थॉट के रूप में फेस सेंटर्ड स्ट्रक्चर भी मान सकते हैं किसी एनाइंस का या कैटाइंस का। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये एक FCC विन्यास दिया हुआ है, जहाँ पर एक बड़े घन के कॉर्नर्स पर ये कॉर्नर्स पर आपको क्लोराइड नज़र आ रहे हैं, और प्रत्येक फलक के मध्य में वो ऊपर, नीचे, लेफ्ट में, राइट में
आगे की तरफ और पीछे की तरफ। यानी कि जो एफसीसी विन्यास होता है जिसमें कि किसी घन के कॉर्नर पर भी वही अवयव हो, साथ ही प्रत्येक फलक के केंद्र में भी वही अवयव मौजूद हो, वही एफसीसी विन्यास होता है। और ये एफसीसी विन्यास है सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर का। महत्वपूर्ण बात क्या है यहाँ पर कि जो प्रत्येक आयन है वो प्रत्येक आयन अष्टफलकीय विन्यास में 6 विपरीत आयनों से घिरा रहता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि चलो इसमें आपको हम यहाँ पर इसको देख के बताएं कि ये हमारा सोडियम आयन है। सोडियम आयन को आप देख सकते हो कि एक क्लोराइड आयन, दूसरा क्लोराइड आयन, तीसरा क्लोराइड आयन, चौथा क्लोराइड आयन, पांचवा क्लोराइड आयन और एक छठा क्लोराइड आयन। इसको यहाँ पर कॉर्नर में और अच्छे से एज ए ऑक्टाहेड्रन यहाँ पर व्यक्त कर रखा है। ये आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। इसी प्रकार से यदि आप देखोगे तो सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयन से घिरा हुआ है। यहाँ क्लोराइड 6 सोडियम से घिरा है, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो सोडियम आयन है वो 6 क्लोराइड आयन से घिरा हुआ है। ये एफसीसी विन्यास को हम इस प्रकार से और समझ सकते हैं कि ये क्लोराइड आयन है कॉर्नर पर, ये कॉर्नर पर 8 कॉर्नर पर, और ये फलक के केंद्र में, ये फलक के केंद्र में। तो ये NaCl का विन्यास है। ये NaCl के बारे में जो सिंपल स्टेटिस्टिक्स है उसको दे रखा है। महत्वपूर्ण ये है कि इसका अल्टरनेट नेम्स हैलाइट हो सकता है, रोक सॉल्ट कहते हैं इसे, सी सॉल्ट कहते हैं, टेबल सॉल्ट या नॉर्मल सॉल्ट कहते हैं। फेस सेंटर्ड कॉन्फ़िगरेशन है। आइसो स्ट्रक्चरल कंपाउंड यानी कि ऐसे स्ट्रक्चर वाले विन्यास कौन कौन से हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड, पोटेशियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, सोडियम आयोडाइड आदि में ये विन्यास होता है। सोडियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर के संदर्भ में महत्वपूर्ण क्या क्या है वो यहाँ पर क्रमागत आपको बताते हैं। क्लोराइड आयंस आर CCB टाइप ऑफ अरेंजमेंट, यानी कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में क्लोराइड आयंस ने अपने आप को व्यवस्थित कर लिया। इसका मतलब इट कंटेन्स क्लोराइड आयन एट द कॉर्नर्स एंड एट द सेंटर ऑफ ईच फेस ऑफ द क्यूब, जिससे कि ये FCC कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लिया। अब सोडियम आयंस की बारी आती है, तो सोडियम आयंस आर सो लोकेटेड दैट देयर आर 6 क्लोराइड आयन अराउंड इट, यानी कि ये इस प्रकार से व्यवस्थित होना चाहिए कि इसके चारों तरफ 6 क्लोराइड आयन हो। तो निश्चित रूप से ये उस घन में उपस्थित एक ऑक्टाहेड्रल साइट को ऑक्यूपाई करेगा। इसीलिए 1 ऑक्टाहेड्रल साइट फॉर एवरी क्लोराइड आयन, तो स्टोइकियोमेट्री बनती है 1:1। इसी प्रकार से हम यहाँ देख सकते हैं कि केटायंस और एनायंस जो है वो इक्विवेलेंट पोजीशन में 6x6 कोऑर्डिनेशन में व्यवस्थित होते हैं। साथ ही साथ एक जो यूनिट सेल है उस यूनिट सेल के अंदर 4 सोडियम आयन है तो 4 क्लोराइड आयन होते हैं। इसी प्रकार से जो एक कॉर्नर का आयन है, यानी कि यहाँ पर हम यूँ कहें कि FCC कॉन्फ़िगरेशन में प्रति इकाई कोशिका 4 परमाणु यहाँ पर उपस्थित मिलेंगे, क्योंकि जो क्लोराइड आयन कॉर्नर पर उपस्थित है वो 8 अन्य घनों के द्वारा साजित है। तो जो 6 फलकों पर उपस्थित है वो 2 अन्य से साजित है, तो वो 3 और 1 मिलाकर के 4, यानी कि एक इकाई कोशिका के अंदर 4 परमाणु उपस्थित होते हैं। सोडियम क्लोराइड की वास्तविक संरचना का अध्ययन की जानकारी जो है वो हमें यहाँ पर इसके इंटेंसिटी वर्सेस ग्लांसिंग एंगल के ग्राफ से मिल पाती है। यहाँ इंटेंसिटी वर्सेस ग्लांसिंग एंगल के दो गुना का 2θ के बीच प्लॉट है अलग अलग तलों 100, 110, 111 प्लेन के लिए। 100 प्लेन के लिए 2θ एंगल कुछ लगभग 12 के आसपास, 1110 के लिए कुछ लगभग 16 के आसपास, और 111 प्लेन के लिए कुछ लगभग 11 के आसपास। या यूँ कहें ये 2θ है तो यदि θ मान लें तो ये लगभग 5.9, आगे की स्लाइड में और क्लियर है, ये 5.2, तो ये समवॉट कुछ 6 पॉइंट जाएगा 16, यानी कि 8 पॉइंट कुछ पर। तो ये आ गया यहाँ पर। ये हमें पता है कि 2d sin थीटा बराबर n लैम्बडा, यानी कि d बराबर n लैम्बडा बाई 2 sin थीटा, और d इज प्रोपोर्शनल टू 1/sin थीटा। तो NaCl के लिए जो थीटा है वो 100 के लिए 5.9, 11 के लिए
8.4 और 111 के लिए 5.2। तो यदि हम इसे यहाँ रख दें तो जो तीनों जो तल हैं 100, 110 और 111 के लिए जो अंतरतलीय दूरी का अनुपात प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है 1:0.70 रेशो 1.14। ये जो रेशो है corresponds टू एफसीसी स्ट्रक्चर। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर है वो एफसीसी स्ट्रक्चर होता है। अब महत्वपूर्ण बात यह आती है कि एफसीसी स्ट्रक्चर तो है, लेकिन जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं इकाई कोशिका के जो अवयव हैं वो अवयव क्या सोडियम आयन है या क्लोराइड आयन या सोडियम क्लोराइड का अणु ऑन द कॉर्नर्स ऑफ यूनिट सेल। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम एक तल से होने वाले परावर्तन के तीव्रताओं का अध्ययन करते हैं। जब हम एक तलों से होने वाले परावर्तन का अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि जो प्रथम कोटि स्पेक्ट्रम है वो दुर्बल है, तो द्वितीय कोटि मजबूत स्ट्रॉन्ग है, फिर तृतीय कोटि वीक है, फिर स्ट्रॉन्ग है, अर्थात वीक स्ट्रॉन्ग पैटर्न प्राप्त होता है। दिस शोज दैट ऑन एवरी अल्टरनेट पोजीशन, यानी कि हर अल्टरनेट पोजीशन पर या तो सोडियम आयन या क्लोराइड आयन है, नॉट NaCl, क्योंकि यदि NaCl अणु होता तो यह पैटर्न हमें एक समान प्राप्त होता। बिकॉज एक्सरे डिफ्रेक्शन इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एटम्स, यानी कि एक्सरे डिफ्रेक्शन जो है वो सीधे सीधे ही किससे संबंधित है, किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। हमें पता है कि सोडियम आयन के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है तो क्लोराइड आयन के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए सोडियम आयन से होने वाला जो विवर्तन है वो वीक, क्लोराइड आयन से होने वाला विवर्तन है वो स्ट्रॉन्ग, फिर वीक फिर स्ट्रॉन्ग, क्योंकि प्रत्येक सोडियम आयन के बाद में क्लोराइड आयन, फिर सोडियम आयन, फिर क्लोराइड आयन, इस प्रकार की व्यवस्था 111 तलों के अंदर होती है, जैसा कि आपको अगली स्लाइड में यहाँ पर दिखाया जाएगा। ये तो पैटर्न है ग्राफ का, यहाँ पर इंटेंसिटी वर्सेस ग्लांसिंग एंगल का ये वीक स्ट्रॉन्ग इस प्रकार का पैटर्न हमें मिलता है। और ये आप यहाँ देखिए कि ये 111 प्लेन, तो एक इकाई कोशिका का 111 प्लेन में यदि ये सोडियम आयन है तो दूसरी इकाई कोशिका जो कंटिन्यूएशन में है वहां पर आपको क्लोराइड मिलेंगे, इसी के बाद अगले वाले में सोडियम मिलेंगे तो फिर क्लोराइड मिलेंगे। इसीलिए क्रमागत जो विवर्तन है वो आपको दुर्बल प्रबल के जैसा प्राप्त होता है। पोटेशियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर, पोटेशियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर में भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल लेटिस पॉइंट्स हैं वो सोडियम क्लोराइड के जैसे ही हैं, अर्थात प्रत्येक पोटेशियम आयन को 6 क्लोराइड आयन घिरे हुए रहते हैं और हर क्लोराइड आयन को 6 पोटेशियम आयन, या करेक्शन करना है कि ये सोडियम नहीं है पोटेशियम आयन है, पोटेशियम आयन घिरे हुए रहते हैं। जो क्रिस्टल है वो इसीलिए सिंपल क्यूबिक जैसा दिखेगा, परंतु ये भी अपने आप में शुद्ध एफसीसी स्ट्रक्चर होता है जैसे कि NaCl का होता है। यदि हम ब्रेग आयनाइजेशन स्पेक्ट्रोमीटर के रिजल्ट्स को देखें फॉर 100, 110, 111 प्लेन को, तो ये डिफरेंट ग्लांसिंग एंगल पर उच्चतम तीव्रताएं प्राप्त होती हैं। तो इस आधार पर इन तीनों तलों के मध्य अंतर तलीय दूरियों का जो अनुपात है वो ये प्राप्त होता है 1:0.704:0.575। यह जो रेशो है ये सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का है, अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं कि KCl का जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, लेकिन KCl का स्ट्रक्चर FCC होता है। तो इसे प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं सोडियम क्लोराइड और KCl के 100 के डिफ्रेक्शन पैटर्न को। यदि KCl और NaCl की डिफ्रेक्शन पैटर्न को लें तो KCl का जो ग्लांसिंग एंगल है वो 5.3 है, तो सोडियम क्लोराइड का ग्लांसिंग एंगल 5.9 है, तो रेशो प्राप्त होता है 1.11, यानी कि इन दोनों तलों का जो अनुपात है वो 1.11 प्राप्त होता है। चूंकि घनीय व्यवस्था है इसलिए यदि इसका आयतन लिया जाए तो आयतन आता है 1.37। तो जो वॉल्यूम रेशो है यानी कि सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड के 100 तलों के मध्य का जो आयतन का अनुपात है रेशो इज नियरली सेम एज देयर एक्चुअल वॉल्यूम रेशो। तो उनका जो एक्चुअल वॉल्यूम रेशो 1.39, और यहाँ पर हम जब
एंगल से चेक करते हैं, ग्लांसिंग एंगल के माध्यम से, तो 1.37 यानी कि लगभग वही प्राप्त होता है। इसका मतलब स्ट्रक्चर जो KNaCl है और KCl की है वो सेम होनी चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू एक्सरे डिफ्रेक्शन दे शो डिफरेंट स्ट्रक्चर। परंतु वो एक्सरे डिफ्रेक्शन से हमको उनकी जो संरचना है वो अलग अलग नजर आती है, यानी कि जैसे कि घनीय संरचना हो वैसी नजर आती है। तो इसे समझने के लिए इट कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड बाय एनालाइजिंग द डिफ्रेक्शन पैटर्न। हमें पता है कि जो स्कैटरिंग या डिफ्रेक्शन है किसी एक्सरे का, वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द कंस्टिट्यूएंट एटम और पार्टिकल। जैसे कि सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर की संरचना में भी हमने आपको बताया था। हमें पता है कि पोटेशियम और क्लोराइड आयन दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है। पोटेशियम 19 एटॉमिक नंबर होता है, एक इलेक्ट्रॉन गया तो 18 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार क्लोराइड में 17 से एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो 18। तो दोनों में पर इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो समान है, इसीलिए डिफ्रेक्शन इंटेंसिटी पैटर्न जो है वो दोनों के लिए सेम होगा। तो जब दोनों के लिए इंटेंसिटी पैटर्न सेम होगा तो आपको क्रमागत रूप से वीक स्ट्रॉन्ग वाला पैटर्न जो सोडियम क्लोराइड में मिलता है वो यहाँ पर वैसा पैटर्न नहीं मिलेगा। यहाँ आपको हमेशा एक जैसा पैटर्न मिलेगा। इसीलिए आपको यहाँ पर जो इकाई कोशिका है वो इकाई कोशिका ही हमेशा आपको घनीय जैसी नजर आएगी, यानी कि जो फलक के केंद्र पर उपस्थित जो कण है वो कण भी आपको एक घन के कॉर्नर्स के जैसे ही नजर आएगा। इसीलिए सोडियम क्लोराइड, इसीलिए पोटेशियम क्लोराइड की जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर भी एक्सरे डिफ्रेक्शन मेथड के द्वारा या टेक्निक के द्वारा भले ही क्यूबिक स्ट्रक्चर प्राप्त होता हो या वैसा दिखता हो, परंतु उसका स्ट्रक्चर भी सोडियम क्लोराइड के ही जैसा FCC होता है। स्ट्रक्चर ऑफ सीजियम क्लोराइड, यदि हम सीजियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर को देखें तो हम यहाँ पर यदि उनके रेडियस रेशो को चेक करें सबसे पहले, तो धनायन और ऋणायन की त्रिज्या का जो अनुपात है वो कुछ इस प्रकार से है 0.9337। इस आधार पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है सीजीएम का वो बढ़ करके हो जाता है 8। और यदि हम डिफ्रेक्शन पैटर्न को चेक करें 100, 110 और 111 प्लेन से, तो वो ये पैटर्न ये प्राप्त होता है, ये रेशो 1 रेशो 1.414 रेशो 0.577। दिस रेशो रिप्रेजेंट्स द BCC स्ट्रक्चर, body centered cubic, but presence of cesium plus ion at the center of unit cell। लेकिन जो सीजियम आयन होता है वो यूनिट सेल के मध्य में उपस्थित होता है। इसी कारण से सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर इज एक्चुअली ए BCC लाइक स्ट्रक्चर, नॉट प्योर BCC। क्योंकि प्योर BCC स्ट्रक्चर कौन सा होगा, जिसमें कि किसी घन के प्रत्येक कॉर्नर पर जो अवयव मौजूद है वही अवयव उस इकाई कोशिका के केंद्र में भी यानी कि मध्य में उपस्थित हो। अर्थात यदि सीजियम आयन यानी कि या यूं कहें कि क्लोराइड आयन किसी क्यूब के घन के प्रत्येक कॉर्नर पर उपस्थित है तो केंद्र में भी वही होना चाहिए, परंतु यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है कि क्लोराइड आयन यदि प्रत्येक कॉर्नर पर उपस्थित है तो केंद्र में सीजियम आयन उपस्थित है। इसीलिए सीजियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर BCC जैसा स्ट्रक्चर कहते हैं, न कि प्योर BCC। ये सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर, ये सीजियम आयन यदि है तो ये 4 कॉर्नर ऊपर के और ये 4 कॉर्नर नीचे के, ये इस प्रकार से, ये सीजियम आयन 4 ऊपर 4 नीचे इस प्रकार से, और ये उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 8 इस प्रकार से। विद दिस टॉपिक इस लेक्चर को आप यहीं समाप्त करते हैं, और BSc पार्ट प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए जो सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री से संबंधित हमारा ये जो तीसरा लेक्चर है ये आज यहीं समाप्त होता है। इसके बाद आगे के वीडियोस में हम आपको प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए विभिन्न प्रकार की जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं, नेम रिएक्शंस, उनके बारे में हम जानकारी देंगे, जो न केवल प्रथम वर्ष बल्कि द्वितीय और तृतीय वर्ष सभी छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है। थैंक यू। एक बार आप सभी का पुनः धन्यवाद कि आप सभी ने इन वीडियोस को देखा और सराहा। निश्चित रूप से मैं उम्मीद करता हूँ कि